ओके, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, है ना, उनका एज प्रॉमिस्ड डिस्कशन कर लेता हूँ मैं। आप लोग एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखें। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो क्वेश्चंस मैं उनके लिए समझा दूंगा, आप उसको पॉज करके ट्राई कर सकते हो। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको ट्राई किया, वेरी गुड, कीप इट अप, है ना, आई एम विथ यू। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको ट्राई नहीं किया, शेम ऑन यू नालायकों, शेम ऑन यू। चलो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन क्या था, सुनो बेटा। Q1 और Q2 ए और बी एक दूसरे से इस तरीके से वर्टिकल सिस्टम है, हवा में ऐसे रखे हुए हैं ना, बी को बंदा पकड़ा हुआ है, ए उसके नीचे लटका दिया। ए का चार्ज दिया है 5 माइक्रो कूलम और ए का मास दिया है। वो पूछ रहा है कि बी का चार्ज कितना होना चाहिए जिससे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, यानी ए लटका रहे, है ना। क्योंकि मान लो बी का बहुत कम चार्ज हुआ तो बहुत कम फोर्स लगाएगा, कम फोर्स लगाएगा तो ए नीचे गिर जाएगा। तो ए को होल्ड करके रखने के लिए कितना चार्ज होना चाहिए बी का। तो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप एफबीडी बनाओ और आप ये देखो कि ए पर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। तो ए पर सबसे पहले तो ग्रेविटी लग रहा है, mg नीचे की तरफ। दूसरा, ऊपर की तरफ इस पर एक फोर्स लग रहा है जो कि अट्रैक्शन है बी का, जिसको हम कूलोम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले mg के बराबर हो जाए तो हमारा ए जो है वो रेस्ट पर रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू mg हम कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करते हैं बस सिंपली। तो देखो k कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। q1 हमें दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। q2 हमको पता नहीं है ना, वो हमें निकालना है, अपॉन आर स्क्वायर। आर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 का होल स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू mg। mg का मतलब हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, है ना। mg का मतलब हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इंटू g, यानी हो गया 10। सॉल्व कर लो बस इसको, और कुछ नहीं। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो जरा ध्यान से, मैं जल्दी से कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ से 9 कट जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ -5 और 10 टू द पावर ऑफ 1 के मिलके बन जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -4, और ये 10 टू द पावर ऑफ -4 जो है वो इसको अच्छा एक काम करते हैं ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो इसको, जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो 9 यहाँ था, -6 कितना बचा 3, 10 टू द पावर ऑफ 3 q2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, नीचे 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -4, ऐसा कुछ बन रहा है ना। तो एक काम करो, इसको इधर भेज दो। तो यहाँ से q2 शुड बी इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ -8 डिवाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 3। तो जहाँ तक मेरा ध्यान अंदाजा है, ये आपका 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 था ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 8 2 10 और 11, तो q2 हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 कूलम। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, फिर से देख लो इसको। और 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, है ना, 9 - 6 3, ठीक है। अच्छा 5 भूल गए थे हम, सॉरी, आंसर नहीं, 5 भूल गए थे, 5 को लिखो यहाँ, तो यहाँ 5 भी आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। तो इसको कितना कर सकते हैं आप, 5 4 जा 5, एक काम करो ना, 10 टू द पावर ऑफ -8 है ना ये, ठीक है। 4/5 कितना होता है, 4/5 हो जाएगा 0.8, तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11, है ना। व्हाइट बोर्ड से देख रहे हैं, तो इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं। एक बार फिर से चेक करना जरूरी है, बिकॉज कई बार कैलकुलेशंस में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, हौच पौच हो जाता है ना। तो 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 q2 बिल्कुल सही है, +3 q2 सही है एकदम, 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 सही है, 10 टू द पावर ऑफ -4 सही है। तो चेक कर लो, 0.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 कूलम। आई सपोज दिस शुड बी द आंसर, है ना। ठीक, ये आ जाएगा, है ना। अच्छा अगर g की वैल्यू 9.8 दी है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन को दो चार्जेस दे रखे हैं, q सेम है, ये बताया है, दोनों 0.5 मीटर लंबे थ्रेड से कनेक्टेड है।
और जैसे ही इनको छोड़ा ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे और रिपेल करके 0.28 मीटर दूरी पे चले गए। तो ये हो गया 0.14 और ये भी हो गया 0.14। अब उसका हमसे ये पूछना है कि सर इस परिस्थिति में इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए Q की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो आप किसी भी एक मास का FBD बना दो। तो ध्यान से देखो, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है सबसे पहले mg, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो यहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा जिसको आप Fe लिख सकते हो। और चूंकि रस्सी है तो एक टेंशन भी आएगा जिसको हम T लिख सकते हैं। एंगल्स के बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं दी, तो हमें मानना पड़ेगा कोई ना कोई एंगल, तो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ वर्टिकल के साथ ज्वाइन करके, ठीक है। अगर बेटा ये थीटा आपको दे रखा है तो आपको मालूम है कि ये एंगल भी जो है ये भी थीटा रहेगा। तो अब सिंपली टी के कंपोनेंट ले लो। टी का एक कंपोनेंट इक्विलिब्रियम है, तो टी का एक कंपोनेंट कितना आएगा, टी कॉस थीटा। और यहाँ का कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ का आ जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन टी साइन थीटा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, Fe एंड टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू mg। डिवाइड कर दो, टी कट गए, tan थीटा शुड बी इक्वल टू हाउ मच, Fe बाय mg। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसको लिख देते हैं, अपोजिट कितना है, अपोजिट है इसका कितना था अपोजिट, 0.14 है ना, अपॉन एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट ये है, तो इसमें से वो पाइथागोरस लगा दो, अंडर रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.14 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसको, इज इक्वल टू Fe अपॉन mg की वैल्यू डाल देते हैं। Fe क्या होगा, Fe हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, 0.28 का होल स्क्वायर। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 क्यू स्क्वायर अपॉन 0.28 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय mg। mg का मतलब क्या हो गया, ये मास इंटू मास कितना है 10 मिलीग्राम, तो 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 अच्छा मिलीग्राम है ना ये, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, ठीक है, इंटू जी यानी 10, तो ये mg आ जाएगा। बस सब्स्टिट्यूट करो, अब क्या इसको निकालना रहेगा, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको कर लोगे ना, इसको करके देखना, इससे q की जो वैल्यू आएगी फाइनल आंसर वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल आंसर जो आएगा आपका, दैट विल कम आउट टू बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 किलो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। देखा आपको, सिंपल क्वेश्चंस थे, तो 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लो आप लोग इसको। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमको बोला गया है कि -q2 एक चार्ज सेंटर पर रखा है और उससे r दूरी पर एक q1 चार्ज है, और ये q1 जो है वो इसके अराउंड रोटेट कर रहा है विद स्पीड v। हमसे पूछा गया है ये स्पीड कितनी है और एक चक्कर का टाइम क्या है। क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड और स्पीड क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस q1 को कौन चला रहा है ना। तो आप क्या करोगे, भैया इसकी तरफ यहाँ फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स लग रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, डोंट टेल कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, सेंट्रीफ्यूगल कुछ नहीं होता। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम हमने सेंट्रीफ्यूगल रख दिया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Fe, और Fe हो जाएगा सीधा सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, mv स्क्वायर बाय r के। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो पहले तो देखो r से एक r कट गया है ना, तो यहाँ से v स्क्वायर कितना आ जाएगा, q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। तो यहाँ से इसका रूट ले लो, ये आ गया वेलोसिटी। पहला आंसर तो 2 बॉडी का निकला है ना। सेकंड क्वेश्चन में भी वही है, क्या करेंगे इसमें देखो, इसमें फिर से वही जो फोर्स आया था q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, इसको m ओमेगा स्क्वायर r लिख दो, इसको इधर भेजो है ना, तो ये क्या बन जाएगा, या इसको इधर भेज दो, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m
आर क्यूब अपॉन Q1 Q2 और नीचे आ जाएगा 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। इसको मैंने नीचे भेज दिया है ना। अच्छा ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, तो रेसिप्रोकल ले लो तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। बस खत्म, सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ से दिस शुड बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब बाय Q1 Q2। तो मैं चालाकी से काम करता हूँ, अच्छा रिप्रेजेंटेशन में लगे इसके लिए 4 पाई स्क्वायर को अलग ही रखो और यहाँ से r स्क्वायर ले लो, तो टी स्क्वायर बन जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर या 4 पाई r का होल स्क्वायर। देखो 4 पाई इंटू 4 पाई है ना, 4 पाई का होल स्क्वायर r स्क्वायर। अब बचा रह गया एक पाई और एक r, तो ये बच जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट mr अपॉन Q1 Q2। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 4 पाई r रूट ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट mr अपॉन Q1 Q2। बेकार क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, तो टफ नहीं था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसको भी देख लेते हैं। इसमें हमको क्या दिया गया था कि 3 चार्जेस इस तरीके से यहाँ रखे हुए हैं और ये तीनों चार्जेस को हमें ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, फोर्सेज है इनके बीच में, और सेंटर पे एक चार्ज रखा है, रेडियस इसका r दे रखा है, ये तीनों का डिस्टेंस सेंटर से r है। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी स्पीड कितनी है रोटेशन की, है ना। तो ऐसे सवाल को करने का वही तरीका है सेम, बट नेट फोर्स निकालो। तो सबसे पहले ये समझो ये प्लस क्यू को रिपेल करेगा, तो इस पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये निश्चित है, और सिमिलरली एक फोर्स इधर लगेगा, ये भी निश्चित है ना। अच्छा एंगल की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 तो ये 30, ये 30 तो ये 30 है, ये f है, ये f है, तो f के 2 कंपोनेंट्स ऊपर आ जाएंगे, है ना, और 2 कंपोनेंट्स जो है इनके लेफ्ट और राइट में आ जाएंगे। अच्छा लेफ्ट राइट वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लिखने की भी जरूरत नहीं है ना। ऊपर वाले दोनों कंपोनेंट जो हैं वो इसको अपोज करेंगे क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर कोई पूछा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, तो आप बोलोगे नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स F डैश माइनस ऊपर की तरफ लगने वाला, डायरेक्ट लिख दो 2F cos 30। देखा आपने। अच्छा इसको डिस्टेंस को फिलहाल A नाम दे देता हूं। तो ध्यान से देखो ये लग रहा था 2F cos 30, तो नेट फोर्स आ गया सेंट्रीपिटल, है ना। यही क्या होता है आपका mv स्क्वायर बाय r। सॉल्व कर लो, खत्म हो गया सवाल, करते हैं सॉल्व। F डैश कितना हो जाएगा, F डैश इनके बीच का फोर्स है, तो K Q 2Q अपॉन R स्क्वायर माइनस इसको देखो 2 इंटू F कितना है बेटा इनके बीच का फोर्स, तो K Q अपॉन A स्क्वायर, ये सेपरेशन को A माना है मैंने, और cos 30 होता है √3/2 से 2 कट गया, और यहां से ही हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r। अब चालाकी से ये समझो a का और r का क्या रिलेशन है, तो ध्यान से देखो मैं थोड़ी चालाकी करने जा रहा हूँ। मैंने इसे बाइसेक्ट कर दिया, तो ये r है, ये 30 डिग्री है, तो r का ये कंपोनेंट r cos 30, ये r है, ये 30 डिग्री है, तो r का ये कंपोनेंट r cos 30, तो a इज इक्वल टू 2r cos 30, तो यहाँ से a आ जाएगा आपका 2r इंटू √3/2, 2 कट गया यानी a कितना आ गया r√3। सवाल आसान हो गया, अब सिंप्लीफाई करना रह गया है, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ से देखो 2k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर माइनस √3k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं 3r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। एक r कट गया, करेक्ट। √3/3 1/√3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से mv स्क्वायर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका k q स्क्वायर बाय r कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 2 माइनस 1/√3। सवाल खत्म होने की ओर आ गया है, v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ k q स्क्वायर बाय mr इंटू 2 माइनस 1/√3 एंड दिस गिव्स यू द आंसर टू दिस। नोट करो, सिंपल। तो ये 5th क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, है ना। मैं समझा देता हूँ पहले क्वेश्चन क्या है। हमको 2 आइडेंटिकल चार्जेस दे रखे हैं जिनका मास m है, दोनों आइडेंटिकल है, और जब हमने इन दोनों चार्जेस को हवा में लटकाया तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ एक सेपरेशन बनाते हुए 30 डिग्री का धागे के बीच में एंगल बना, ठीक है। धागे का लेंथ l मान लो। हमको दिया क्या है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, हमको सिर्फ दिया गया है इस स्फीयर का डेंसिटी, ठीक है।
अच्छा अब क्या हुआ, अब इसको उठाकर हमने पानी में रख दिया सेटअप को, और जैसे ही इस सेटअप को पानी में रखा ये एंगल फोर्सेस बदलेंगे वगैरह वगैरह बहुत कुछ होगा। उनका कहना है कि ये एंगल चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी 30 है। अगर ये एंगल अभी भी 30 है तो उस परिस्थिति में लिक्विड की डेंसिटी अगर रोयल है तो के कितना होना चाहिए, हमसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन सभी को समझ में आया? हवा में रखा एंगल वही था, पानी में भी एंगल वही आया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस लिक्विड, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमको रोयल दे रखी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा तरीके से सोचते हैं इसको, है ना। सब लोग देखो, सबसे पहले इस पर एक फोर्स लगेगा, इसका वेट नीचे लगा दिया mg, ये इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, उसको लिख दिया मैंने Fe, और यहां रस्सी में आएगा एक टेंशन T, ये 15 डिग्री है तो ऊपर की तरफ इसका एक कंपोनेंट आएगा और एक इधर की तरफ आएगा, सबको मालूम है ये, अभी अपन कर चुके हैं। तो ये आएगा T cos 15 और ये T sin 15, डायरेक्टली लिख दो इसको, है ना, बहुत बार हो गया ये। तो T sin 15 should be equal to Fe and T cos 15 should be equal to mg। दोनों को डिवाइड कर दो तो यहाँ से tan 15 डिग्री जो आ जाएगा वो Fe by mg आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। प्रॉब्लम ये है हमें tan 15 की वैल्यू नहीं पता, है ना, कैलकुलेटर से तो निकल आएगी बट हमें दी नहीं गई। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, अब क्या होगा जब ये इसमें गया तो उस दौरान एफबीडी बनाओ, इस पर नीचे लगेगा mg, फिर से यहां लगेगा टेंशन T डैश कह लो। अच्छा इस बार जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा, है ना, सभी को मालूम है। वो फोर्स कितना हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा सीधा सीधा F डैश E लिख देता हूं फिलहाल, है ना, पता है इसकी वैल्यू हमें। और इसको अगर मैं रिजोल्व करके सॉल्व कर दूं तो यहां पर T डैश का कंपोनेंट आ जाएगा T डैश cos 15, और यहां आ जाएगा T डैश sin 15, और अब मैं अगर इसको इक्वेट कर दूं तो मेरे को एक इक्वेशन मिलेगी, बट ये गड़बड़ी हो जाएगी इसमें, है ना। क्या गड़बड़ी हो रही है मालूम है? आपने सारे फोर्सेस निकाल लिए, सिर्फ एक फोर्स को इग्नोर कर दिया। वो फोर्स है जब ये भैया पानी में है या लिक्विड में है तो इस पे अपथ्रस्ट लगेगा ना, तो इस पर ऊपर की तरफ एक एफ अप भी लगा, है ना। ये गलती जनरली बच्चे कर देते हैं भावनाओं में बैठ के। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, राइट का फोर्स T डैश sin 15 यानी लेफ्ट का फोर्स शुड बी इक्वल टू F डैश E, और F डैश E क्या होता है आपको मालूम है, F एयर का जो था डिवाइडेड बाय K। अच्छा इसको देखो जरा, T डैश cos 15 प्लस F अप क्या होता है, mg बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर, है ना। दिस शुड बी इक्वल टू mg। ये इक्वेशन बन रही है, समझ रहे हैं नहीं? तो यहां से T डैश cos 15 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका mg इंटू 1 माइनस 1 बाय RD। यहां लिख लो RD क्या होगा, RD होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो एस बाय रो एल। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको डिवाइड कर देते हैं पहले। तो इसको जैसे ही डिवाइड करोगे तो T डैश sin 15, T डैश cos 15, T डैश कट जाएगा, बचेगा tan 15, और tan 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी Fe अपॉन K डिवाइडेड बाय, अब नीचे कितना है, mg इंटू 1 माइनस 1 बाय RD। एक काम करो RD की वैल्यू भी डाल दो, तो RD कितना है, रो एस बाय रो एल, तो 1 बाय रो एस बाय रो एल बन जाएगा रो एल बाय रो एस। आप देख रहे हो, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। भैया tan 15 चाहे वहां से लो चाहे यहाँ से, आना तो सेम ही चाहिए ना, तो इसको यहाँ इक्वेट कर दो। तो 1 और 2 को जैसे इक्वेट करोगे तो Fe बाय mg विल बिकम इक्वल टू Fe बाय K टाइम्स mg इंटू 1 माइनस रो एल बाय रो एस। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, हमें वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो यहां से सीधा सीधा देखो mg कट गया, Fe कट गया, है ना, इसको उधर भेज दो, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा K इंटू रो एस माइनस रो एल बाय रो एस इज इक्वल टू 1, है ना। इसको पूरे को उधर भेज दिया तो K कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ गया, K आ जाएगा रो एस अपॉन रो एस माइनस रो एल। तो ये हमें इक्वेशन बनाने को बोला गया था पहले, तो ये इंपॉर्टेंट रहा। अच्छा दूसरा, इसी को डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहो
तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, आपको दे रखी हैं, है ना। यहाँ हमको सवाल में डेटा दिया गया था कि रो एस जो है वो 1.6 ग्राम पर सीसी है और रो एल जो है वो 0.8 ग्राम पर सीसी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो रो एस हो जाएगा आपका 1.6 डिवाइड बाय 1.6 माइनस 0.8 यानी 0.8, तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जो लिक्विड हमने यूज किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 था एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखा हाउ सिंपल इट वाज, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन बट सिंपल। तो अप्रोच सही रखो। हाँ, ये भी कर सकते थे बच्चे, यहाँ वैल्यू डाल देते, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते, मुझे पता था इसलिए मैंने नहीं डाली। तो पहले सॉल्व करो, एक रिजल्ट तक आओ, फिर इसकी वैल्यूज डालो। हमें क्लियर? तो आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना। गुड क्वेश्चन। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसमें ये भी अच्छा सवाल है। इसमें दो चार्जेस हैं, एक Q और एक 2Q, A और B, और ये दोनों एक दूसरे से D दूरी पर है। एक थर्ड चार्ज C को बीच में कहीं रखना है, इसको ठोक दिया कील से, है ना। तो अब ये कितने दूरी पर रखा जाए या कहाँ रखा जाए और इसका चार्ज कितना होना चाहिए जिससे कि A और B हिले नहीं, इक्विलिब्रियम में रहे, है ना। समझ पा रहे हो? C को कहाँ रखा जाए और उसका चार्ज कितना होना चाहिए जिससे कि A और B इक्विलिब्रियम में रहे। C तो ऑलरेडी है क्योंकि उसको कील से ठोका गया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप A और B के इक्विलिब्रियम को स्टडी करो। तो पहले तो मान लो कि ये यहाँ से x दूरी पर है। अब सोचो क्या होगा अगर C का चार्ज कैपिटल Q मान लिया। तो पहले तो कॉमन सेंस भी लगाएंगे हम और मैथमेटिक्स भी लगाएंगे। तो जरा सोचकर देखो, A पर एक फोर्स तो डेफिनेटली B का लगना है और वो इस तरफ लगेगा, है ना। F फोर्स ऑन A ड्यू टू B। भैया एक बात बताओ, अगर इसको रेस्ट पे रहना है तो इसका मतलब C को इसको अपनी ओर खींचना चाहिए, तो यहां लगना चाहिए FAC, और ये खींचेगा तभी जब Q कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो नेचर तो हमें पता चल गया कॉमन सेंस से। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो A का इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। तो FAB शुड बी इक्वल टू FAC। FAB कितना है, ये हो जाएगा K Q कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर, और FAC कितना हो जाएगा, है नहीं, ये FAC है, और FAB कितना हो जाएगा, FAB हो जाएगा K Q 2Q अपॉन D स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने का बेस्ट मेथड, K काट दो, Q काट दो, K काट दो, Q काट दो। तो यहां से आप देखो सीधा सीधा x स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q D स्क्वायर अपॉन 2Q। देख रहे हैं? तो एक लाइन में आ गया। तो यहां से सीधा सीधा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये एक इक्वेशन बनी। प्रॉब्लम ये है कि हमें कैपिटल Q भी तो नहीं पता। तो सेकंड B पर आते हैं। भैया B को A इधर धक्का देगा, FBA, और C अपनी ओर खींचेगा, नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा FBC। तो यहां से FBC को बराबर कर दो FBA के। तो B और C का फोर्स हो जाएगा K 2Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाय D माइनस x का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, इसको ओपन मत करना, सिंप्लीफाई आसानी से हो जाएगा, ओपन करोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और यहाँ BA निकालोगे तो K Q 2Q अपॉन D स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब बस सिंपली इसको इधर ले जाओ। तो यहाँ से देखो, पहले तो काट दो, K 2Q। तो देखो Q अपॉन स्मॉल q शुड बी इक्वल टू D माइनस एक्स अपॉन D का होल स्क्वायर। ये बन गया ऐसा, है ना। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो यहां से ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, D माइनस एक्स अपॉन D शुड बी इक्वल टू रूट कैपिटल Q बाय स्मॉल q। ये फायदा हो गया इसका, है ना। और दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस, करेक्ट। बस खत्म है, इसको ओपन कर लो। तो D माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट Q बाय Q टाइम्स D। तो यहां से x की वैल्यू आप निकाल लो, है ना। x कितना आ जाएगा, D, इसको इधर ले आओ, माइनस प्लस, है ना, अंडर रूट ऑफ Q बाय Q इंटू D। ठीक है। तो x फाइनली आ जाएगा यहाँ से D इंटू रूट Q माइनस रूट कैपिटल Q बाय रूट Q। एक तो ये आ जाएगा, या फिर प्लस अगर यूज करोगे तो D इंटू रूट Q प्लस रूट कैपिटल Q
अपॉन रूट क्यू। बट ये भी आंसर नहीं है, ये तो हमारी एक इक्वेशन बन गई और एक इक्वेशन हम यहाँ से बना चुके हैं, तो इसको 2 नाम दे दो। तो इसको थोड़ा सा x लिख लो, यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा सीधा सीधा प्लस माइनस d अंडर रूट क्यू बाय 2q। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दोनों इक्वेशन एंड x की और q की जो भी वैल्यू निकालनी है निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स बचा। देखा आपने सवालों कैसे अप्लाई किया, ये स्टेप इंपॉर्टेंट था बिकॉज जनरली बच्चे ओपन कर देते हैं x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं, हो जाता है पर थोड़ी गंदगी हो जाती है क्योंकि x वाला टर्म भी आएगा बीच में। तो बेटर मेथड ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लो इसको। अच्छा, नीट वाले इस सवाल को डायरेक्टली करना भी सीख लें, है ना। नीट में कौन इतना मेहनत करेगा, ऐसा सवाल आ गया तो इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है। अगर ये तीनों कोप्लेनर चार्जेस हैं, इस चार्ज की वैल्यू Q1 मान ली, इसकी वैल्यू Q2 मान ली, सेपरेशन इनका D था और हमसे C के लिए X पूछा जाए तो डायरेक्टली याद रखो X की वैल्यू आती है रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 टाइम्स दी सेपरेशन। याद रखो बस, है ना, क्यों क्या कपाट मत पूछो, नीट वालों के लिए है ना, जेई मेंस नीट। तो आप ऐसे इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो। और वैसे तो फॉर्मूला उन्होंने Q का भी दिया है ना, आप लिख लो, मुझे तो याद ही नहीं रहते, आप भी याद नहीं रखोगे, बट एटलीस्ट ये वाला याद रखो तो दूसरा आसानी से निकल आएगा। तो Q होता है माइनस ऑफ Q1 Q2 अपॉन रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप याद रख पाए ना तो ये दो फॉर्मूले आपको नीट वालों को डायरेक्टली इस तरह के सवाल करने में हेल्प करेगा। दीज आर वेरी गुड फॉर्मूले फॉर नीट जेईई मेंस। एडवांस में इसका यूज नहीं है, वो तो मेथड से ही करना पड़ेगा, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है ना।